दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज आपको 6 ऐसे मेन रीज़न्स बताने वाला हूँ कि क्यों आने वाले टाइम पे येस बैंक का शेयर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर आपने इसका पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट देखा होगा तो इसके रेवेन्यू में आखिरकार एक ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन इसके प्रॉफिट में अभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इनफैक्ट इसका प्रॉफिट काफ़ी डिक्लाइन हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी इसके प्रॉफिट्स क्यों नहीं बढ़े, इसके पीछे एक मेन रीज़न है इनकी प्रोविजनिंग का। येस बैंक ने अभी भी अपने प्रोविजनिंग को कम नहीं किया है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में ये प्रोविजनिंग और ज़्यादा बढ़ गया है। यही हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजनिंग। तो दोस्तों जिनको प्रोविजनिंग नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बैंकिंग में प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि जो उनके बैड लोन्स हैं या जो उनके एनपीएस हैं, जब वो रिकवर नहीं हो पाते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद भी, तो बैंक को क्या करना पड़ता है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अगेंस्ट में डालना पड़ता है जो उन लॉसेस को कवर कर सके। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि उनके प्रॉफिट में एक डिक्लाइन होगा और वो प्रॉफिट यूज़ होगा उनके एनपीएस को कवर करने के लिए। तो जैसा कि इस आर्टिकल के एंड में आप देख सकते हैं कि इनका प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ये उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में इनका प्रोविजनिंग का डेटा कम होगा और इसका सीधा सीधा इफेक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र आएगा और ये काफ़ी बेटर कर सकता है अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को लेके। तो ये था हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके प्रॉफिट के पैटर्न्स में क्या चेंज आता है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीए सेटलमेंट का। ये एनपीए जो येस बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था पिछले कुछ सालों से, उसको लेके येस बैंक ने काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए हैं और रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये सारे बैड लोन्स को एक थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है जिसका नाम है जेसी फ्लावर्स। तो बेसिकली एक फ़िक्स्ड अमाउंट लेकर के इन्होंने ये सारे बैड लोन्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं जेसी फ्लावर्स को। अब ये जेसी फ्लावर के ऊपर है कि वो ये बैड लोन्स कितने रिकवर कर पाता है, नहीं कर पाता है। अगर वहाँ वो अच्छी खासी रिकवरी करता है तो वो उसका प्रॉफिट होगा। येस बैंक को उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट एटलीस्ट येस बैंक को अब पता है कि उसके कितने परसेंटेज लोन कवर हो गए हैं और बाकी का उसको राइट ऑफ करके अब आगे ही बढ़ना है। दोस्तों पांचवा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था वो अभी मार्च में ख़त्म होने वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि तब तक अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और इसके एनपीएस कम होते हैं, तो जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने 3 साल पहले इसके स्टेक्स ख़रीदे थे, वो अगर चाहें, अगर उन्हें लगता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और इसके रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वो हो सकता है कि अपने स्टेक को सेल ना करें। और अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी हद तक माना जा सकता है कि येस बैंक का शेयर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब होते हैं, प्रॉफिट नीचे आते हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो इनके स्टेक होल्डर्स थे वो अपना शेयर बेचेंगे मार्च के बाद और ये येस बैंक के शेयर के लिए काफ़ी नेगेटिव बात हो सकती है। और दोस्तों छठा और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके टेक्निकल ब्रेकआउट्स। अगर ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए पांचों इसके पहले, अगर वो सभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तब जाके येस बैंक का शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसके छोटे छोटे स्लॉट्स में रेजिस्टेंस हैं, जैसे 24 पे, 28, 32। अगर ये वाले पॉइंट्स को वो टेक्निकली ब्रेकआउट कर देता है तो इसके बाद वो सीधा 45 से 50 रुपये जाने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों अगर अभी तक का आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।